हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज का अपना जो टॉपिक है वो है बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है अपनी गॉस प्रमेय। अपना जो टॉपिक है उसका नाम है आज गॉस प्रमेय। वैसे गॉस भी कहते हैं इसको, गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय यानी का नाम है। और क्या है गॉस प्रमेय? सबसे पहले इस प्रमेय का हम लोग प्रथम जानेंगे कि क्या है इस प्रमेय का सेंटेंस, और फिर इसके बाद अपन इसको प्रूफ भी करेंगे और क्यों ये प्रमेय अपन लोग पढ़ रहे हैं, क्या काम में आएगी ये भी जानते हैं। तो गॉस ने क्या कहा कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप किसी बंद पृष्ठ को रखते हो, किसी बंद आकृति को रखते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई गोला, घन, घनाभ, शंकु, कोई भी बंद आकृति हो, एक्स वाई जेड, सममित हो या असममित हो, किसी भी बंद आकृति को रखते हो तो उस बंद आकृति से रिलेटेड कुल फ्लक्स का मान, उस बंद आकृति से रिलेटेड कुल फ्लक्स का मान गॉस ने बताया कितना होगा। तो उन्होंने कहा कि उस बंद आकृति के अंदर कितना आवेश है, टोटल आवेश, उस बंद आकृति के अंदर कुल कितना आवेश है वो आवेश, ठीक है। और साथ में 1/4 पाई एप्सिलॉन, वो 1/एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है क्या? फ्लक्स। किसका फ्लक्स? उस बंद आकृति से रिलेटेड फ्लक्स। तो गॉस प्रमेय का जो कथन है वो यही है कि निर्वात में अपन लोग विद्युत क्षेत्र में किसी बंद आकृति को रखते हैं तो उस बंद आकृति से रिलेटेड टोटल फ्लक्स का मान उस बंद आकृति में मौजूद कुल आवेश और 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। ये गॉस की प्रमेय है, ठीक है। मतलब गॉस प्रमेय की सहायता से अपन लोग फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो इसने भी फ्लक्स ज्ञात करने का एक नया फॉर्मूला दिया गॉस ने, और वो है फाई ई बराबर सिग्मा क्यू। और ये क्यू कहां का होगा? तो है बंद आकृति के अंदर का। तो अपन इन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाओ तो चलेगा। तो ये गॉस प्रमेय का कथन है, किसी बंद आकृति से रिलेटेड कुल फ्लक्स उस बंद आकृति में मौजूद कुल आवेश और 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, अब अपन लोग जानते हैं कि बंद आकृति से रिलेटेड फ्लक्स का एक फॉर्मूला और भी है। फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था, वो क्या है? क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर होता है कि नहीं होता? तो ये भी बंद आकृति का फ्लक्स ही है, फ्लक्स की परिभाषा के अकॉर्डिंग ये भी बंद आकृति से रिलेटेड फ्लक्स ही है। गाउस के अकॉर्डिंग दोनों को इक्वल करते एक जगह रखते हैं। तो गाउस की जो प्रमेय है उसको आप विस्तार से इस प्रकार से लिख सकते हो, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर और बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस की प्रमेय। इस एप्सिलॉन नॉट को प्रतिस्थापित करके मैं इसकी जगह कुछ अन्य मान भी रख सकता हूं। वो है, आप जानते हो कूलॉम नियतांक के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। होता है नहीं होता? आप 4 पाई को इधर ले लीजिए तो उधर क्या बचेगा? 1/एप्सिलॉन नॉट और इधर हो जाएगा 4 पाई आर के। होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे देखो सिग्मा क्यू और 1/एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जगह रखूंगा मैं 4 पाई के। तो गाउस के नियम को आप इस प्रकार से भी काम में ले सकते हो। क्या? 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह रखो 4 पाई के, तो 4 पाई और के। ओके, और आगे सिग्मा क्यू, सिग्मा क्यू। ये गाउस की प्रमेय का विस्तार रूप से समीकरण है, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय का आप लोगों को कथन याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छी प्रमेय है गॉस की। और अपन लोग जानेंगे कि आगे किस काम में है। आपका जो बुक का सेकंड चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है, उसका नाम ही यही है, गॉस का नियम और गॉस के नियम के अनुप्रयोग। उसको किस काम में लेंगे? तो गॉस का नियम क्या है? गॉस का नियम यही है क्या कि किसी बंद आकृति से रिलेटेड कुल फ्लक्स का मान उस बंद आकृति में मौजूद कुल आवेश और 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है।
ओके, और ये फॉर्मूला और ये फ्लक्स की परिभाषा के अकॉर्डिंग फॉर्मूला, और अपन इनको ऐसे रख के और एप्सिलॉन नॉट को के पदों में लिख सकते हो। ओके, तो अब इससे आगे है गॉस प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या है देखना, गॉस के नियम के लिए कुछ शर्त है, वो शर्तें देखो आप लोग यहां। सबसे पहले शर्त है कि जो आवेश है इस गॉस के नियम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स का मान है, वो फ्लक्स का मान दो बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है आवेश के परिमाण और आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है, और साथ में इसके अलावा माध्यम पर भी निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि निर्वात में अपन लोगों ने फॉर्मूला लिखा है फ्लक्स फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो निर्वात के लिए है। और माध्यम में फ्लक्स कितना होगा, तो माध्यम में फ्लक्स होगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और इस एप्सिलॉन का मान होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ओके, तो ये माध्यम में होगा फ्लक्स और ये निर्वात में होगा। तो आप लोग ये भी याद रखना कि गॉस की प्रमेय जो है उसके अकॉर्डिंग जो फ्लक्स का मान है वो माध्यम पे भी निर्भर करता है। इसके अलावा एक बात पे जो भी मैंने बोली थी, आवेश के परिमाण और आवेश की प्रकृति पे भी निर्भर करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला बंद आकृति आप कैसी भी लीजिए, आप बेलनाकार लीजिए, बेलन गोला लीजिए, घन लीजिए, घनाभ लीजिए, बंद आकृति के अंदर टोटल आवेश कुल आवेश होना चाहिए। ठीक है, यदि आप जैसे ये गोला ले रहा हूं मैं, 3 सेम साइज के गोले ले रहा हूं, यदि इस गोले के अंदर कुल आवेश कोई आवेश नहीं है, कुल आवेश इसमें 0 है, इसमें प्लस का क्यों है, इसमें माइनस का क्यों है, तो इस कंडीशन में यहां फ्लक्स का मान 0 होगा, यहां फ्लक्स का मान पॉजिटिव होगा, यहां फ्लक्स का मान नेगेटिव होगा। मतलब आप लोगों को ये याद रखना है कि गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग ये जो फ्लक्स का मान है ये आवेश के परिमाण और आवेश की प्रकृति पे निर्भर करता है। यदि आवेश का टोटल मान 0 है तो आपका फ्लक्स भी 0 होगा, यदि आवेश पॉजिटिव है तो फ्लक्स पॉजिटिव, और पॉजिटिव फ्लक्स आप जानते हो निर्गत होता है। ठीक है, पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कहलाता है। और यदि आपका टोटल चार्ज नेगेटिव तो आपका फ्लक्स भी नेगेटिव होगा, और नेगेटिव फ्लक्स हमेशा पृष्ठ के अंदर प्रवेशित फ्लक्स माना जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी है कि बंद आकृति के अंदर कुल आवेश होना चाहिए, टोटल मिला के बात ये है, और वो प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस, और 0 है तो 0। अगली बात है कि इस फ्लक्स का जो मान है, ये जो फ्लक्स है इसका जो मान है वो बंद आकृति की आकार और आकृति पर, साइज और शेप पर निर्भर नहीं करता। मैंने आपको कहा एक आर त्रिज्या का गोला है, इसके अंदर मैंने कैपिटल क्यू पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, मैंने इसकी साइज 2 गुनी कर दी, तो बताओ, और चार्ज इतना ही है, तो बताओ इस कंडीशन में फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी बंद आकृति से रिलेटेड जो फ्लक्स है उसका वैल्यू होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, निर्वात के लिए। ओके, सिग्मा क्यू का मतलब उसके अंदर टोटल चार्ज ढूंढो कितना है, इसमें टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू। ओके, जब रेडियस दुगनी की तब भी टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। इसका मतलब फ्लक्स का मान यहां भी उतना ही है, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां भी उतना ही होगा, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब ये है, आप लोग बंद आकृति कैसे भी लीजिए, उसका कोई भी आकार रखिए, फ्लक्स का मान उसके आकार आकृति पर निर्भर नहीं किया करता, केवल एक ही बात पर निर्भर करेगा, चार्ज कितना है, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, टोटल चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट याद रखना है, फ्लक्स का मान आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। अगला है, इस बात पर भी निर्भर नहीं करेगा कि आप लोगों ने बंद आकृति के अंदर आवेश का वितरण किस हिसाब से किया आप लोगों ने। ठीक है, कि आवेश का वितरण अपन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, तो आवेश आप लोग किस प्रकार से आप लोगों ने आवेश बांटा है, किस प्रकार से आप लोगों ने आवेश का वितरण किया है, इस चीज पर भी निर्भर नहीं किया करता। मैंने यहां पे दिया प्लस का क्यू और माइनस का क्यू, ओके, और मैंने यहां आवेश का वितरण किया है प्लस का Q/4, माइनस का Q/4, और फिर माइनस का Q/4 और प्लस का Q/4। ओके, आप लोग देखो इसमें टोटल चार्ज 0 है, इसमें भी टोटल चार्ज 0 है,
तो टोटल चार्ज 0, तो यहां भी फ्लक्स 0 है, यहां भी फ्लक्स क्या है 0 है। ठीक है, आप लोगों ने यहां आवेश को 4 टुकड़ों में बांटा है, 4 पैकेट्स में बांटा है, यहां 2 पैकेट्स में बांटा है। इस चीज पर निर्भर नहीं करता फ्लक्स का मान, आप लोगों ने चार्ज का वितरण किस हिसाब से किया है इस चीज पर निर्भर नहीं करता। केवल एक ही बात पर निर्भर करता है, आवेश का मैग्नीट्यूड और आवेश का नेचर क्या है। ओके, आवेश का परिमाण कितना है, आवेश की प्रकृति क्या है, इसी बात पर निर्भर करेगा और किसी बात पर निर्भर नहीं करता फ्लक्स का मान। साथ में इस बात पर भी निर्भर नहीं करेगा, क्या मैंने आपको कहा आपके पास ये कोई बंधाकृति है। अच्छा, बंधाकृति कैसी भी ले सकते हो, बेलनाकार, घन, घनाभ, कैसी भी XYZ बंद होनी चाहिए। बस शर्त ये है, गाउस की पर में जो है वो बंद आकृतियों के लिए लागू है, बंद आकृति होनी चाहिए। ओके, तो यहां पे मैंने बंद आकृति ली, इस बंद आकृति के अंदर मैंने ये चार्ज रखे प्लस Q माइनस का 2Q, Q/2 प्लस का। ओके, बाहर मैंने चार्ज रख दिया माइनस का 3Q प्लस का Q/2 माइनस का Q/2 प्लस का 2Q। बताओ अब इस कंडीशन में टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो गॉस और मैं हम दोनों बार बार चिल्ला चिल्ला के एक ही बात कह रहे हैं कि बंद आकृति के अंदर का आवेश ही फ्लक्स की कैलकुलेशन में काम में आता है। ओके, बंद आकृति के अंदर का आवेश ही फ्लक्स की कैलकुलेशन में काम में लिया जाएगा, ना तो उस बंद आकृति को देखा जाएगा कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, क्या आकृति है, और ना ही उसके बाहर के आवेश को काम में लेते हैं अपन लोग फ्लक्स की कैलकुलेशन में। तो यहाँ फ्लक्स की कैलकुलेशन के अंदर सिग्मा क्यू जो है वो सिग्मा क्यू अंदर का आवेश ही है, अंदर का आवेश इन। ओके, बाहर का आवेश नहीं ऐड होता इसके अंदर। तो अंदर का टोटल आवेश कितना है, तो अंदर का टोटल आवेश है Q और Q/2, तो 3Q/2 हो गया ये 3Q/2, और इसमें से आप लोग माइनस का 2Q लेस कर दोगे। ठीक है, तो माइनस का 3Q वो 2Q लेस करते हैं तो ये हो गया माइनस का Q/4, वो Q/2 माइनस का Q/2 हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर आप लोग यहां टोटल आवेश माइनस का Q/2 रखोगे और आपका फ्लक्स भी माइनस में आएगा। ये बाहर वाले आवेश अपने किसी काम के नहीं है, फ्लक्स की कैलकुलेशन गॉस प्रमेय के अकॉर्डिंग निकालते हैं तब। ओके, ठीक है, तो ये गॉस प्रमेय और गॉस प्रमेय से रिलेटेड कुछ बातें देखिए। अब अपन लोग जो गॉस की प्रमेय है उस गॉस की प्रमेय को अपन लोग प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। जो अभी अपन लोगों ने जाना है कि फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्यू क्या है, बंद आकृति के अंदर का कुल आवेश है। इसको अपन लोग सिद्ध करेंगे, वो भी कूलाम के नियम की सहायता से। कूलाम का नियम क्या था, कूलाम के नियम की सहायता से अपन लोगों ने बल का फॉर्मूला बनाया K/Q1/Q2 अपॉन r², और कूलाम के नियम की सहायता से मतलब उसी बल से अपन लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बनाया था KQ अपॉन r²। दोनों ही कूलाम के नियम की देन है। अब उसी कूलाम के नियम की सहायता से मतलब उसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले से अपन लोग इस गाउस की प्रमेय को प्रूफ करेंगे। देखना, ठीक है, किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने से पहले मैं एक 11th का टॉपिक यहाँ काम में लूंगा, नाम है समतल कोण। वो सॉरी, समतल कोण तो होता ही है, उसके अलावा एक कोण और था, ठोस कोण या घन कोण, जिसका मात्रक आप लोगों ने पढ़ा था स्टेरेडियन, याद हो तो आप लोगों को। एक था समतल कोण जिसका मात्रक था रेडियन, एक था ठोस कोण या घन कोण जिसका मात्रक था स्टेरेडियन। और उस घन कोण का फॉर्मूला क्या था, घन कोण, उस घन कोण का फॉर्मूला आप लोगों को बता दूं, उसका फॉर्मूला था क्षेत्रफल और अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर, क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, और एक समतल कोण था, समतल कोण का जो सूत्र है वो सो आप सब जानते हो, चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई और अपॉन त्रिज्या, त्रिज्या। और समतल कोण का टोटल मान होता है 2π, मतलब 360 डिग्री। ओके, समतल कोण का टोटल मान होता है वर्त के केंद्र पे जो कोण टोटल कोण बनेगा, वर्त की परिधि के द्वारा वर्त के केंद्र पे जो टोटल कोण बनाया जाएगा वो समतल कोण है, और उस समतल कोण का मान है 360 200 वो 2π। ओके, और फुटबॉल, गोला, वॉलीबॉल जो गुब्बारा होता है आप लोगों का, उस फुटबॉल की पूरी सतह के द्वारा फुटबॉल के केंद्र पे जो कोण बनाया जाता है, पूरी सतह के द्वारा उसके केंद्र पे जो कोण बनाया जाता है वो कहलाता है संपूर्ण घन कोण, ठोस कोण, और उसका मान होता है बेटा
4 पाई 720 डिग्री, 720 डिग्री। ठीक है, और इस घन कोण बनाने के लिए क्षेत्रफल चाहिए, पृष्ठ चाहिए। ओके, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, क्षेत्रफल के द्वारा पृष्ठ के द्वारा घन कोण बनता है और लंबाई के द्वारा चाप के द्वारा समतल कोण बनता है, ये याद रखना। इसीलिए एक वृत्त के केंद्र पे समतल कोण बनाया जाता है और एक वॉलीबॉल फुटबॉल जो होती है, गोला जो होता है, उसके केंद्र पे ठोस कोण बनाया जाता है। जैसे अपना कमरा है, जानते हो कमरे में बैठे होंगे आप लोग फिलहाल अभी, ठीक है, तो उस कमरे के सारे विकिरण, ठीक है, इधर से ये विकिरण, ऐसे ही सारे विकिरणों को आप लोग खींचोगे तो कमरे का सेंटर आएगा। अब कमरे की कोई सी भी दीवार, उस दीवार के चारों कोणों को सेंटर से मिलाओगे तो एक कोण बनेगा। 4 रेखाएं खींचोगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर, एक इधर, चारों कोणों पे 4 रेखाएं, तो 1 2 3 4, और चारों के बीच में से एक सर्किल, एक कोण बन रहा है। बस उसी कोण को अपन लोग कहते हैं घन कोण, ठोस कोण, और इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे में त्रिज्या का स्क्वायर। तो और इसका टोटल मान कितना होता है? 4 पाई, टोटल मान 4 पाई। ठीक, काम में लेंगे। ओके, और इसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? जरूरी नहीं आप जो मैं बताऊं वही लो, आप कोण है, कोण को किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हो, लेकिन अधिकतर अपन लोग इसको ओमेगा से, आपकी बुक में जो दे रखा है ना, इस चिन्ह से, ठीक है ना, इससे प्रदर्शित करते हैं अपन लोग। और अल थोड़ा सा लेंगे तो डी लगाएंगे इसे, और पूरे के लिए ये, ठीक है। अब देखना गॉस की प्रमेय को अपन लोग प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं। यहाँ पे गॉस की प्रमेय को मैंने एक बंद आकृति ली, और सबसे अच्छी बंद आकृति यदि कोई है जिसमें आसानी से समझा जा सकता है गॉस की प्रमेय को, तो वो है गोला। ठीक है ना, मैंने एक गोला लिया, ये गोला है, ठीक है, बिल्कुल सर्किल ऐसे मान लो। ये इसके सेंटर पे मैंने एक चार्ज रखा, ओके। और अब आप लोगों को गॉस की प्रमेय सिद्ध करनी है, मतलब इससे रिलेटेड फ्लक्स बताना है, इससे रिलेटेड फ्लक्स। इससे रिलेटेड फ्लक्स बताने से पहले मैंने इसकी त्रिज्या अपन लोग r मान लेते हैं, और गोला है, वर्त नहीं है, गोला है, इसका मतलब क्या, इसकी सतह है, सरफेस है, ओके। और यहां पे मैंने एक अल्पांश ले लिया, अल्पांश। अब बेटा वर्त का अल्पांश लंबाई होती है जिसे चाप कहते हैं, और गोले का अल्पांश एक पृष्ठ होगा, क्षेत्रफल होगा, ठीक है। गोले का जो अल्पांश होगा वो एक पृष्ठ होगा और क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक अल्पांश ले लिया जिसका क्षेत्रफल है dA। इससे Q के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इस बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होगा? E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर होगा, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान। सदिश रूप में ले तो r के और E वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की दिशा इसी की दिशा में होगी, त्रिज्य दिशा होती है अपन जानते हैं, तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा इसी दिशा में होगी, इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा। और साथ में इस फुटबॉल का, इस गोले का जो पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल होगा, उस सदिश क्षेत्रफल की जो दिशा है वो इसी दिशा में, इसी के परपेंडिकुलर, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। यदि आप प्योर गोला ले रहे हो तब तो सेम डायरेक्शन में, और यदि कुछ अटपटा सा लो इस प्रकार से, तब दोनों के बीच में कुछ कोण हो सकता है, ठीक है। तो वो कैसे भी कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना आप लोग, विद्युत क्षेत्र इतना है इस बिंदु P पर, यहां बिंदु P मान लेते हैं। अपने को इस गोले से रिलेटेड, इससे पारित कुल फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं इस अल्पांश, इस इतने से क्षेत्रफल से, इतनी सी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स निकालूंगा, ओके। और फ्लक्स की परिभाषा से निकालेंगे। तो फ्लक्स की परिभाषा क्या है? तो फ्लक्स की परिभाषा है किसी अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स d फाई बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। dA डॉट का चिन्ह हटाओगे तो कोस आएगा, तो E dA और cos थीटा, E और dA, देखिए थीटा इन दोनों के बीच का कोण है, दोनों सेम डायरेक्शन में होता है गोले और वर्त के लिए, ठीक है ना। अच्छा, वर्त का क्षेत्रफल नहीं होता, गोले के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में, E भी और dA भी। तो cos थीटा की जगह कितना रखूंगा? 0, और cos 0 कितना होता है? 1 होता है कि नहीं होता? तो यहां अपन लोग रख देंगे आगे E dA और cos 0 डिग्री थीटा की जगह,
रख दिया अपन लोगों ने, और cos 0 का मान 1। तो इस अल्प क्षेत्रफल से रिलेटेड फ्लक्स कितना आया, E और D, अल्प क्षेत्रफल से रिलेटेड फ्लक्स। अब अपन लोग क्या करेंगे इससे आगे, अपने को तो पूरे बंद पृष्ठ का फ्लक्स चाहिए, तो बंद पृष्ठ का समाकलन कर देंगे अपन लोग टोटल फ्लक्स निकालने के लिए। तो अपन लोग संपूर्ण गोले से गुजरने वाला या संपूर्ण गोले से पारित फ्लक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो संपूर्ण गोले से पारित फ्लक्स निकालने के लिए मैं इसका समाकलन कर रहा हूं, तो डी फाई का समाकलन क्या हो जाएगा, फाई हो गया, और इधर बच गया ई और डी, ये बच गया। तो इनका अपन लोग बंद पृष्ठ का समाकलन ई और डी। अब ई की वैल्यू रखो, तो ई सदिश रूप में ये रहा अपने वो परिमाण चाहिए केवल, तो परिमाण रख रहे देखना। तो बंद आकृति से रिलेटेड या गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना हो गया, तो ये हो गया इंटीग्रल के का मान जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों और अपॉन आर स्क्वायर, ओके ठीक है। अब अपन लोग यहां और आगे क्या है, डी, यहां से मैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लेता हूं, इसको तो फाई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आ गया बाहर। समाकलन किसका करूंगा मैं, तो dA अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो बेटा dA क्या है, यहां पे अल्पांश का क्षेत्रफल, और आर स्क्वायर क्या है, इसकी त्रिज्या का स्क्वायर। और ये अल्पांश इस गोले का ये छोटा सा टुकड़ा है ना, ये केंद्र पे एक कोण बनाएगा, केंद्र पे, और ये कोण ऐसे, ये कोण बनाएगा ऐसे। इस कोण को ही अपन लोग, क्योंकि पृष्ठ के द्वारा कोण बनाया जा रहा है केंद्र पे, और पृष्ठ के द्वारा बनने वाला कोण कहलाता है घन कोण, और उस घन कोण को अपन लोग डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं नहीं करते, तो ये घन कोण बन गया। और ये घन कोण है ना, एक छोटे से अल्पांश, एक पृष्ठीय अल्पांश के द्वारा बनाया गया है, अतः घन कोण भी छोटा सा होगा। और यदि इसमें छोटे से घन कोण का, अब पहले यहां देखो छोटा सा क्षेत्रफल बटे में त्रिज्या का स्क्वायर, तो घन कोण बना, और वो भी छोटा सा बना यहाँ पे। तो अपन लोग नीचे लिखते हैं इस लाइन को, इसको हटा देते हैं यहां से, समझ तो गए आप लोग। तो फाई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dA अपॉन आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर होता है घन कोण। अभी बोला था मैंने फॉर्मूला, जस्ट पहले समझाने से पहले कहा था घन कोण का सूत्र होता है क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। तो इंटीग्रल, और अब घन कोण का प्रतीक चिन्ह मैंने कहा था ओमेगा से, ठीक है। लेकिन चूंकि क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल अल्पांश से थोड़ा सा है, अतः उसके द्वारा बनने वाला घन कोण भी थोड़ा सा होगा। अब इसका समाकलन कर दो आप लोग, तो फाई बराबर घन कोण, अल्प मान का समाकलन करूंगा तो समाकलन तो पूरा मान देता है, जानते नहीं जानते, तो अपने को यहाँ पे पूरा मान प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहां देखना भी फाई बराबर फाई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी ओमेगा का समाकलन हो गया ओमेगा, पूरा मान आ गया। और अपन जानते हैं, अभी जस्ट बताया तरोताजा कि ओमेगा का मान होता है 4 पाई। ओमेगा है कुल घन कोण ठोस कोण, उसका मान होता है 4 पाई 720। रखो यहाँ पे 4 पाई, तो फ्लक्स फाई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 4 पाई से 4 पाई कट गया, और क्या बच गया अपने पास बच गया फ्लक्स फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। और Q क्या है, Q है इस बंद आकृति के अंदर का टोटल आवेश, बंद आकृति के अंदर का कुल आवेश, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गाउस की थ्योरम है कि किसी बंद आकृति से रिलेटेड कुल फ्लक्स का मान उस बंद आकृति के अंदर मौजूद कुल आवेश और 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है।
ओके, तो ये गॉस की प्रमेय थी। आप लोगों को करना क्या था, एक बंद आकृति, एक बंद गोला लेना, आपको स्फीयर लेना है जिसके सेंटर पे अपन लोगों ने Q मान का चार्ज रखा, और अब इसकी रेडियस अपन लोगों को पता है, इसकी रेडियस है R, और इसकी सतह पर एक अल्पांश लेते हैं जिसका क्षेत्रफल है dl, और क्षेत्रफल सदिश और इस पॉइंट चार्ज के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दोनों सेम डायरेक्शन में है। थीटा इनके बीच का हो गया 0 डिग्री, हो गया 0 हो गया, तो cos थीटा का मान कितना होगा 1। और अब यहाँ पे फ्लक्स बताना है, इस छोटी सी सतह पर फ्लक्स का मान, इस छोटी सी सतह के लिए फ्लक्स का मान, तो फ्लक्स का सूत्र अपन लोग जानते हैं d फाई बराबर E वेक्टर डॉट da वेक्टर, डॉट का चिन्ह है cos थीटा का मान 1, तो d फाई बराबर क्या आ गया, E d आ गया। अब अपने को E का मान रखना है और इस प्रकार से समाकलन करना है, d ओमेगा का समाकलन ओमेगा का मान 4 पाई से 4 पाई कट गया, और इस प्रकार से अपन लोगों को फ्लक्स प्राप्त हो। तो ये थी गॉस प्रमेय से रिलेटेड कुछ बातें। क्या बातों में क्या बताया अपन लोगों ने, अंदर का आवेश काम में आएगा और कुछ काम में नहीं आएगा, आकार आकृति बाहर का आवेश कोई काम का नहीं। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना, कूलाम के नियम में और गॉस के नियम में एक फर्क है बहुत बड़ा। कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के लिए काम करता है, गॉस का नियम बंद आकृति के अंदर आवेश स्थिर है या गतिशील है, दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स के लिए काम करेगा। ठीक है, अब गॉस का प्रमेय अपन लोगों ने गॉस की प्रमेय फट भी ली, उसको प्रूफ भी कर लिया, कल इसके न्यूमेरिकल और फिर इस गॉस की प्रमेय के क्या उपयोग है, इसका सबसे बड़ा उपयोग है, इसकी सहायता से अपन लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब आप कहोगे सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो अपन पहले याद कर चुके हैं, एक पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला कि Q/R², बहुत सारे आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला अध्यारोपण सिद्धांत से। अब कौन सा विद्युत क्षेत्र निकालोगे, तो अब भी अपन विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, लेकिन इस कंडीशन में जब अपन गाउस की प्रमेय से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तब आवेश का मान बहुत ज्यादा होगा। आवेश का सतत वितरण बताया था पिछले वीडियो में, मतलब आवेश की मात्रा बहुत ज्यादा है, और इतने ज्यादा आवेश के कारण अपन लोग विद्युत क्षेत्र कैसे निकाले, उसमें गॉस की प्रमेय बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं अपन लोग। ठीक है, तो अब अगले भी लेक्चर वीडियो में गॉस प्रमेय से रिलेटेड न्यूमेरिकल और गॉस प्रमेय से रिलेटेड अनुप्रयोग। ठीक है, और इससे लगभग अपने को निबंधात्मक क्वेश्चन मिलता ही है बोर्ड के अंदर बेटा। ओके बेटा, थैंक्स आज के लिए इतना ही।